नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव और आज मेरे साथ दो खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं अगर बहुत संक्षेप में करना हो तो ये कह दूं कि आप कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं सहारनपुर से। ये तो बड़ा मुख्तसर सा छोटा सा परिचय हो गया, लेकिन जो बड़ा परिचय है वो ये है कि एक शख्स जो जमीन पे रह के सपने देखता है आसमान के। देखिए, उनका अगर मैं राजनीतिक करियर की बात करूं तो 2006 से सहारनपुर नगर पालिका का चुनाव आपने जीता और फिर 2024 में कांग्रेस की सीट से आप सहारनपुर लोकसभा चुनाव आपने जीता है। तो बहुत सारे बहुआयामी शख्सियत है इमरान मसूद साहब की। वो ये कि फॉरेस्ट और जो जंगली जानवर होते हैं उनमें बहुत रुचि है इनकी। कल रात इन्होंने क्या किया उसके बारे में भी मैं इनसे जानूंगा सबसे पहले। और संगीत में दिलचस्पी है, शेर व शायरी में दिलचस्पी है, भगवान राम में इनकी आस्था है और वो तमाम जो इनकी शख्सियत के पहलू हैं उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए इमरान भाई, कल रात आपने क्या किया? आप कहाँ थे, जरा बताइए। नहीं, वो मेरी नवासी नाती है, वो आई हुई थी। उसे बड़ा शौक़ है, वो जानवरों के साथ बड़ा है, 1.5 साल की है। तो ऐसे ही उसे घुमाने के लिए चला गया उधर मोहंड के पास में। तो मोहंड से उधर मेरा फार्म है अंदर। जब मैं फार्म पर जा रहा था तो गाड़ी की लाइट जो है ना इस तरह घुमाई, वो नदी के अंदर थी गाड़ी, उस तरह से घूमी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ मेला लग गया हो जानवरों का जी। तो स्पॉटेड डियर, सांभर इतनी तादाद में खड़े हुए थे। अब जहाँ तक लाइट जा रही थी आंखें चमक रही थी। तो देखिए आप समझ सकते हैं कि वे ऐसे ही निकल जाते हैं इमरान भाई और वो जंगलों में चले जाते हैं और जानवरों में बड़ी दिलचस्पी है। मेरा वाइल्ड लाइफ मेरा शौक़ है और ये प्रकृति के लिए भी ज़रूरी है कि वाइल्ड लाइफ और जंगल हमारे सेव होने चाहिए। तो चलिए अब जरा हम इनके जो व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं उन पर बात करें। तो राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। ये देश राम का है और आपको तो तिलक लगाने में भी कोई गुरेज नहीं है। नहीं तो फिर इमरान भाई ये बताइए कि रामनवमी और दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के वक्त जो उपद्रव करते हैं कौन लोग हैं? वो भी गलत है, जो भी करे। देखिए, उपद्रवी होता है, उसको जाति और धर्म से ना जोड़ने का काम करें। जो भी उपद्रवी है उसको उपद्रव के हिसाब से देखना चाहिए। कोई भी उपद्रवी हो, उसकी कोई जाति हो, कोई धर्म हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, किसी के भी धर्म के अंदर, किसी की भी आस्था के ऊपर चोट करना किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। हमें सब लोगों को, ये हमारी साझा संस्कृति, साझा विरासत है। हमें सब लोगों को बहुत मोहब्बत के साथ मिल करके अपने तमाम त्योहारों को मनाना चाहिए। हम तो अपना बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। हम ईद भी ऐसे ही मनाते हैं, दिवाली भी ऐसे ही मनाते हैं। हम होली के ऊपर कभी नहीं खेलते थे होली, कभी होली के अंदर बाहर चले जाता था मैं, क्योंकि मुझे होली का थोड़ा सा ये रहता था कि होली में मस्ती ज़्यादा होती है। लेकिन इस बार तो मैंने जब होली का हाल देखा कि होली के ऊपर भी रंगों में भी हिंदू और मुसलमान होने लगा, तो मैंने कहा लो भाई, सबसे पहले हम ही रंग खेलेंगे। तो इस बार हमने खूब जम के होली खेली और जम के होली खेल करके नहा करके नमाज़ पढ़ने चले गए जुमा की। तो मैंने कहा बताओ भाई, अब जिस चीज़ से आप रंग को कह रहे होगे, रंग से आप वो गड़बड़ होती है। आप बताओ, आप पेंटिंग करते हो या कोई बेचारा पंचर लगाने वाला है, वो काम कर रहा है, वो कपड़े झाड़ता है, पाक साफ हुए और पेंटर है, पेंट उसने करा और पेंट में लगे हुए में जाके नियत बांधी और नमाज़ पढ़ ली बेचारे ने। तो उसके अंदर तो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको 2 मिनट के अंदर ये दिखाई देने लगता है कि साहब इसमें इनके रंगों में नफरत आ गई। तो हमने इस बार होली भी खूब खेली। नहीं, तो बातें आप इतनी अच्छी कर रहे हैं इमरान भाई, फिर ये क्यों हो जाता है कि आप कहते हैं कि इस देश में 2 अलग अलग कानून हैं? ये बात भी आपने कर दी जी। अब एक बात तो ऐसा क्यों लगा? नहीं, ऐसा आप मुझे ऐसा नहीं कि सियासत के लिए आपको ये बोलना पड़ जाता? नहीं, मैं तो सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। अब मैं आप एक बात बताइए, एक पोस्टर लहराने पर आप हाथ पैर तोड़ दोगे, मैं उस पोस्टर लहराने को जायज़ नहीं मानता हूँ। वो इसलिए नहीं जायज़ मानता हूँ कि पोस्टर, मुसलमान जो है वो अपने आप में गारंटी है कि उसको मोहब्बत के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद के साथ उसको मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत होना मुसलमान होने की गारंटी है। तो आपको उस पोस्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सूरत में आपको उस पोस्टर की ज़रूरत नहीं है कि आप उस पोस्टर को ले जाएं। और मैंने 4-5 दिन पहले देवबंद गया था, दारुल उलूम में भी मैंने तमाम उलेमा इकराम के साथ बैठ कर के चर्चा की और ये कहा कि आप इसको, ये जो एक मुहिम चलाई गई, आप इस मुहिम को समझने की कोशिश करिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को लेकर के पोस्टर दिखा रहे हो और उसकी बेहुरमती कर रहे हो, ये किस सूरत में जायज़ है? तो मैं उसे जायज़ नहीं मानता हूँ। लेकिन एक पोस्टर लेकर के बरेली में जिस तरह से हाथ पैर तोड़ दिए गए, टांगों पर गोली मार दी,
एक हंगामा बरपा हो गया कि 10 12 15 लड़कों का हुजूम सामने से चला, पीछे जो मस्जिद के अंदर लोग थे वो ना चाहते हुए भाई भी उस देखिए भीड़ का हिस्सा बन गए। वो हजारों की भीड़ को अगर आप 10-15 लोग कहेंगे, मैं वही कह रहा हूँ जी 15 20 50 100 होंगे जो फ्रंट लाइन के थे, जो पीछे के लोग थे, जो मस्जिद से पीछे की नमाजी निकल रहे थे, उनका तो कोई मतलब नहीं होता था। और जिन्होंने उनको बुलाया मैं उनको भी सही नहीं मानता हूँ कि आप क्यों बुला रहे हो, आप किस बात के लिए कॉल कर रहे हो, आप क्यों नफरत की बात करना चाहते हो। मोहब्बत आप वो कौन तौकीर रजा का जिक्र कर रहे हैं, जो भी हूँ उसके अंदर आप कोई, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से गोली चला करके हाथ पैर तोड़ दिए और उसके बाद जो लोग उसके अंदर नहीं थे 2700 लोगों को नामजद कर दिया और तमाम तर लोगों के घरों को तोड़ना, तमाम तर लोगों के घरों के अंदर जा करके बुलडोजर चला देना, मतलब ये आप एक बात बताइए, ये सारी की सारी चीजें आई लव मोहम्मद के पोस्टर हाथ में लेके अगर सर तन से जुदा के नारे लगेंगे, वो जायज है क्या? बिल्कुल नहीं। मोहम्मद से, अगर मोहम्मद से मोहब्बत करने की आप बात कर रहे हो तो फिर तो इंसानियत की सबसे पहले बात करो, फिर उसके अंदर सर तन से जुदा कौन कर रहा है? आप इस्लाम के अंदर तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिस चीज की इस्लाम में गुंजाइश नहीं है आप उस चीज को कैसे कर इमरान भाई आप यही वही क्यों कह रहे हैं? तौकीर रजा अगर वो जुम्मे की नमाज से पहले ये ऐलान करते हैं कि इकट्ठा हो, तो आपको लगता है कि शरारती तत्व उसमें आ जाते हैं? आपको समझ आती है? देखिए बिल्कुल किसी सूरत में ऐलान नहीं करना चाहिए था, किसी सूरत में इकट्ठा नहीं करने, मतलब मुझे नहीं समझ में आता आप क्यों, अगर कोई बात आपको प्रोटेस्ट करना है जी, आपको कोई बात कहनी है तो आप लीड कर करके अपने हाथ में रख करके आप कहिए ना। आप मासूम बच्चों को सड़क पर क्यों उतार रहे हैं भाई? आप किसी को भी सड़क पर क्यों उतार रहे हो? तो आपको लगता है कि इसके पीछे कोई सोची समझी मुझे नहीं पता चाल है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत गलत है। और मैं जो दो कानून की बात कही, फतेहपुर के अंदर दरगाह के अंदर घुस के, दरगाह आलिया के अंदर घुस करके कब्रों को तोड़ा गया, कब्रों के ऊपर पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आपने क्या कार्रवाई की? ना कहीं आपने लाठी चलाई, ना आपने वहां डंडा चलाया, आपने समझा बुझा के शांत कर दिया। मुजफ्फरनगर बॉर्डर से लेकर, मुजफ्फरनगर बॉर्डर से लेकर और दिल्ली तक उत्पात मचा 3 महीने पहले सड़कों के ऊपर, होटलों के ऊपर। मुसलमान तो नहीं थे जिनके होटल तोड़े, होटलों को तोड़ा गया, वो कहा गया। उसके अंदर एक परिभाषा पुलिस की नहीं है कि हमने समझा बुझा के शांत कर दिया। तो आप वहां एक जगह आप समझाते बुझाते हो, शांत करते हो, और दूसरी जगह आप सीधे लाठी और गोली चला देते हो। तो ये दो कानून नहीं हुए तो क्या हुआ? उपद्रवी कोई जात और धर्म नहीं देखा जा सकता। उपद्रवी की जो जात है, जो धर्म है, उपद्रवी को उपद्रवी की नियत से देखिए। उपद्रवी को उसकी जात और धर्म के नाम से मत देखिए, उपद्रवी को उपद्रवी की तरह देखिए। इतनी तो बात कह रहा हूं। तो सॉल्यूशन क्या है आपकी नजर में? क्योंकि जनता की नुमाइंदगी आप करते हैं, जब यूथ से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बिल्कुल तकरीर आप करते हैं, तो क्या समझाते हैं, क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल कहता हूं, देखिए नंबर 1 अपने आप कानून, जो आइन है, जो दस्तूर है जी, उसको मानिए। जो संविधान है, संविधान को मानेंगे, कानून को मानेंगे तो ये गलत रास्ते नहीं अपनाएंगे। संविधान ने हमारे जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को समझिए। उन अधिकारों के ऊपर अगर आपको दिक्कत होती है तो आप उसका प्रोटेस्ट करिए, लेकिन प्रोटेस्ट का तरीका भीड़ से नहीं होता है जी, कि आप भीड़ इकट्ठा करें, भीड़ इकट्ठा कर करके आप प्रोटेस्ट करें, और भीड़ इकट्ठा कर करके आप कभी भी आई लव मोहम्मद हो या नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, ये अल्लाह के नाम को ऊपर करने वाला है। इस नाम के अंदर नफरत नहीं होती। हर हर महादेव, जय श्री राम, इनके अंदर नफरत नहीं है। इनको नफरत के चश्मे से मत लगाओ, इनको मोहब्बत के लिए लगाओ ना। इनको नफरत के लिए क्यों लगा रहे हो? किसी को चिढ़ाने के लिए क्यों लगा रहे हो? किसी को चिढ़ाने के लिए? जय श्री राम नारा तो प्रेम का है, तो आप उसको प्रेम की बात करो ना, उसमें नफरत क्यों? दूसरे को क्यों चिढ़ाने के लिए? नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, अल्लाह का नाम सबसे ऊपर है, उसके लिए दूसरे के नफरत के लिए क्यों लगाओगे आप? तो अब चलिए ना, नफरत की बात हम छोड़े देते हैं। आप तो भगवान श्री राम का जिक्र करते हैं, आप तो हनुमान चालीसा भी पढ़ देते हैं, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को नहीं देखिए, थोड़ा आपके मन में खौफ या डर रहता है जब आप इस तरह की बात किस बात का? कोई आपसे नाराज हो जाए? अरे किस बात के लिए नाराज हो जाएंगे? किस बात के लिए नाराज? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पक्का और सच्चा मुसलमान हूँ, मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूँ और मुझे मुसलमान होने पर फक्र है, गर्व है। लेकिन मेरा मुसलमान होने का मतलब यह है कि मैं दूसरे के मजहब का भी उतना ही सम्मान करूं, उतना ही आदर करूं। मैं दूसरे के मजहब का आदर और सम्मान उतना ही करूं। सबसे विरोध होता है, विरोध होता है जब आप भगवान राम की बात करते हैं। कोई मुझे विरोध करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे मुसलमान होने पर फक्र है और गर्व है, और ऐसा ही मुसलमान को होना भी चाहिए।
आप जब तक आप दूसरे के धर्म का आदर नहीं करेंगे, अपने धर्म के सम्मान की बात सोचेंगे, ये कैसे मुमकिन होगा? आपको दूसरे के धर्म का आदर करना पड़ेगा। ये देश राम का है, मैंने नहीं कह रहा हूं। इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर अल्लामा इकबाल, उन्होंने कहा इमाम हिंद, उन्होंने इमाम हिंद कहा था ये देश राम का है। यहाँ राम कण कण के अंदर यहाँ बसे हुए। बड़ी प्यार से आप स्तुति करते हैं भगवान राम की, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप नहीं, सुनाएं। वो तो मैंने ये चार पंक्तियां सुनाई थी कि जो राम का नाम लेकर के नफरत बोलते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे पंचवटी की छाँव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में। राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। अगर राम को ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढ लीजिए, आपको राम मिल जाएंगे। अपना आचरण मर्यादित कर लीजिए, आपको राम मिल जाएंगे। शबरी के झूठे बेर का मतलब है कि आप वो जो नफरत की दीवार है, जो जाति के धर्म के नाम पर आप बांट रहे हो, उस नफरत की दीवार को तोड़ो तो शबरी के झूठे बेर में आपको राम मिल जाएंगे। तो राम तो वहां मिलेंगे। तो देखिए इमरान भाई, मैं अब आपको देख रहा हूँ, सफ़ेद रंग का लिबास आपने पहना और वो चमक आपके चेहरे पर भी है। भगवान राम में आप आस्था की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के बारे में आपने कुछ आपत्तिजनक बोल दिया। मैंने बोला नहीं था भाई। आप उसका अफसोस होता है आपको? नहीं, मैंने बोला ही नहीं था। अब वो आपने मीडिया में क्या क्या चला क्या नहीं चला वो छोड़िए। नहीं, क्या हुआ, क्या था, क्या बोला था? वो देखिए, वो विषय अब चूंकि अब ये सारा मामला अदालत के अंदर चला गया, वो सब चीजें, और मैंने उसके लिए भी कहा था कि मैं तो, मेरे अंदर इतनी नैतिकता है पंकज भाई कि मैंने हर चैनल पे हर प्रोग्राम में उस बात के लिए कहा कि भाई मैंने, वो हमारी लोकल बोलचाल की भाषा थी, उसका कोई लेना देना नफरत से नहीं था। और इमरान मसूद को अब तो कम से कम समझ गए लोग कि मैं वो नफरत का शो पीस नहीं हूँ जिसको मुझे मीडिया ने परोसने का काम किया। ये तो अल्लाह का करम हुआ, ऊपर वाले ने मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, लोगों को असल इमरान मसूद को देखने का मौका मिला कि असल क्या है। वरना तो मुझे तो मीडिया में ऐसा बना दिया था जैसे मैं पता नहीं कितना बड़ा नफरत का पुजारी हूँ। अच्छा इमरान भाई, ये बताइए, बहुत सारे मुस्लिम नेता जो जनता की नुमाइंदगी करते हैं, वो कोई 15 मिनट में हिसाब बराबर करने की बात करता है, कोई 1 घंटे में हिसाब बराबर करने की बात करता है। इस तरह की जो धमकियां दी जाती कि योगी मोदी नहीं होंगे फिर क्या करोगे आप, तो ये उचित मानते हैं? नहीं, लोकतंत्र के अंदर देखिए, लोकतंत्र के अंदर इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 10-15 साल के अंदर हमारा स्तर लगातार नीचे आ रहा है। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि हम विपक्ष के लोगों का गला दबा दें। हाँ। आज विपक्ष के लोगों को आवाज नहीं निकलने देना चाहते। आज विपक्ष का मतलब हो गया कि आप उसके ऊपर ईडी सीबीआई दुनिया भर का रगड़ के डाल देंगे। ये जो हम तरीकाकार कर रहे हैं, ये तरीकाकार हमारे पड़ोस में होता था। हमारे पड़ोस का हाल देख लीजिए क्या हो गया। ये लोकतंत्र को कमजोर करेगा, और अगर लोकतंत्र कमजोर होगा तो संविधान कमजोर होगा, और संविधान कमजोर होगा तो देश के अंदर रहने वाले जो निचले स्तर के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जो कुचले हुए लोग हैं, उनके अधिकारों का हनन होगा। जी। और अब मैं ज़रा चूंकि पॉलिटिकल बातें आपसे करना चाहता हूं, तो देखिए, ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उसकी दिशा और दशा तय करने की जिम्मेदारी आपको दी है। और ये हम नहीं कह रहे, ये धर्मेंद्र यादव जी ने ये बात कही है। तो ये सही बात है कि नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो राहुल जी का सिपाही हूँ। मुझे जहाँ वो लगा देंगे मैं वहाँ काम करता हूँ, मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा एक इंटरेस्ट है कि मेरा इंटरेस्ट कांग्रेस है। बस बहुत सिंपल सी बात है कि मेरा इंटरेस्ट कांग्रेस है, मेरा, और वो होना भी चाहिए, नेचुरल है। कोई जिसकी पार्टी होगी उसको उस इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए। तो मेरा इंटरेस्ट कांग्रेस है। नहीं, वो समझ आ गया हमें, लेकिन कांग्रेस से सपा, फिर बसपा, फिर कांग्रेस, और अब फिर कांग्रेस, देखिए डीएनए जो है वो नहीं, वो इमरान भाई का क्या है? मैं मुलायम सिंह जी की राजनीतिक परवरिश मैंने मुलायम सिंह जी से पाई। हाँ। मैं मुलायम सिंह जी के साथ काम किया। हाँ। उसके बाद मैं कांग्रेस में चला गया। कांग्रेस में मैंने, उससे पहले की जो पॉलिटिक्स है वो मेरे चाचा की पॉलिटिक्स थी जी। जब मेरी पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई तो मैं कांग्रेस में चला गया, और मैं कांग्रेस किसी सूरत भी छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन 2022 के चुनाव में मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई मेरे लोगों द्वारा, किसी की उसमें खता नहीं है। पहली बार जिंदगी में मैं उनके सामने मजबूर होकर के चला गया। बहरहाल वहाँ मुझे वो नहीं हुआ। अल्टीमेट ये हुआ कि मैं 23 में 21 में जाकर के 23 में फिर वापस अपने घर आ गया। तो
बोला, भटका, अपना घर वापस आ गया, बस ठीक हो गया काम, उसके बाद तो कुछ बताएंगे। अच्छा, अब चूंकि यूपी का जिक्र होना शुरू हो गया तो घुसपैठियों को लेकर अब अखिलेश साहब ने अभी ये बोला है कि बीजेपी के पास फर्जी आंकड़े हैं और उन्होंने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया बता दिया कि उत्तराखंड से आए हैं वो यूपी। जो भाषा आप बोलते हैं, हाँ। यानी भाजपा, हाँ। जो भाषा आप बोलते हैं उस भाषा का जवाब भी तो अखिलेश जी दे रहे थे। आप भी तो घुसपैठिया घुसपैठिया करते हो। हाँ। कहाँ है घुसपैठिया? आप आंकड़े क्यों नहीं दे रहे हो घुसपैठियों के? आपने क्यों देश के अंदर घुसपैठिया घुसपैठिया बोल रहे हो कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आप जनसंख्या संतुलन बिगड़ गया है? तो उस जनसंख्या संतुलन अगर बिगड़ गया है तो आपका फेल्यूर है ना। आप 10 साल से सरकार में हो, सीमाएं आपके हाथ में है, तो इसका मतलब आपके हाथ में सीमा सुरक्षित नहीं है। तो और आपने कितने लोगों को आइडेंटिफाई कर करके डिपोर्ट किया, कितने लोगों को डिटेंशन कैंप में डाला। जो चीज है ही नहीं, आप हवा बोल बोल करके, झूठ बोल बोल करके आप हेगवा नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हो, और ये नैरेटिव नहीं बन पा रहा है, इसलिए लोग परेशान हैं। नहीं तो अगर कोई गलत कर रहा है तो आप भी गलत करेंगे क्या? मैंने क्या गलत? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं। आप अखिलेश यादव का मैंने एग्जाम्पल मैंने अखिलेश जी ने तो उनको उनकी भाषा में जवाब दिया। आप ही तो भाषा बोल रहे हो ऐसी, उन्होंने उनकी भाषा में जवाब दे दिया। नहीं तो ये तो टिट फॉर टैट हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उनकी भाषा में जवाब दे दिया। लेकिन मैं अपने आप अगर कहूं तो मैं, देखिए, मैं चूंकि हिंदुस्तान का रहने वाला आदमी, चाहे वो लद्दाख का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, वो सॉरी कन्याकुमारी का हो, तमिलनाडु का हो, केरल का हो, वो कहीं का भी हो, या नॉर्थ ईस्ट का हो, या गुजरात का हो, कहीं का भी हो, वो भारतीय है तो उसको सब जगह जाने का अधिकार और सब जगह उसके अधिकार है। मैं उस चीज को मानता हूं। मैं उस नफरत को नहीं मानता कि हम क्षेत्रवाद के नाम पर या भाषा के नाम पर नफरत को बात कर पाए। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है कि जो बुर्का नशी महिलाएं हैं उनकी जांच जो है उसका विरोध कर रहे हैं। वो आप सही मानते हैं इस बात को? नहीं, तो एक बात तो बताइए, बुर्का नशी महिला, अगर हमारे यहाँ पर्दा है, हमारी संस्कृति है पर्दा की, तो आप हमारी संस्कृति को थोड़ी नष्ट कर दोगे। अगर आपको चेक कराना है तो आप महिला कर्मचारी लगाइए, महिला कर्मचारी चेक कर ले, उसमें कौन सी बात हो गई? महिला कर्मचारी नहीं है क्या हमारे पास? हमारे पास महिला कर्मचारी बहुत है। नहीं, पर वो तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि ऐसा होगा। हाँ, तो महिला कर्मचारी लगा दीजिए, फिर कोई एतराज नहीं है। नहीं, कोई एतराज भाई। हर चीज पे आप हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई काम है बचा नहीं बचा देश में? ये देश नफरत से नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। हर वक्त नफरत की जबान, हर वक्त नफरत की। तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है ना भारत। कहाँ बन रहे हैं? अर्थव्यवस्था बन रहा है। कहाँ बन रहे हैं? फर्क देखिए ना, पहली इकोनॉमी में और दूसरी इकोनॉमी में, और दूसरी से तीसरी में 10 गुना का फर्क है। 10 गुना का फर्क है। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? ये सब हवाई बातें जो है ना। इमरान भाई, अब देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं राहुल गांधी साहब यहाँ भी कर सकते हैं। जब वो विदेश जाते हैं, वहाँ के मंचों का, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का इस्तेमाल वो जब करते हैं तो यहाँ तो कहा जाता है कि भैया आप अपने देश में ये बात कर सकते हैं, बाहर का मंच क्यों चुने जाते हैं? क्या प्रधानमंत्री जाके नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के बारे में क्या क्या बोला बाहर जा करके? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब राहुल गांधी ने अपनों के बीच में बोल रहे हैं। राहुल गांधी क्या बाहर जाकर के लोग अपने नहीं है क्या बाहर हमारे? वो भी तो हमारे अपने हैं, हमारी मिट्टी के ही तो लोग हैं जिनके बीच में जा रहे थे। और उन्होंने देश विरोधी क्या बात कह दी? उन्होंने तो देश विरोधी कोई नहीं बात कही। नहीं तो आपको नहीं लगता कि वो ये बात यहाँ भी कही जा सकती है? यहाँ भी कह रहे हैं, वहाँ भी कह रहे हैं, क्यों जाना पड़ता है? वहाँ भी कह रहे हैं, यहाँ भी कह रहे हैं भाई। अब और आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी का जमाना हो, आज यहाँ बात करते हो, मैं पूरे विश्व में देखा जाऊंगा, तो इन बातों के कोई मायने नहीं रहते। आप क्या नैरेटिव गढ़ाना चाह रहे हैं? एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। राहुल गांधी की बात का जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी की एक बात का जवाब प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पहुंचा दिया हमको, किस मुकाम के ऊपर ला करके देश को खड़ा कर दिया। अगर आज भी नहीं जागे, आज भी नहीं आंख खोली, तो फिर आप बर्बाद होकर ही आंख खोलेंगे क्या जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? आज आपने कहाँ खड़ा कर दिया मिला करके? आपने शोर मचाया, ऑपरेशन सिंदूर आपने करा किया। जब मौका मिला कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, पाकिस्तान के ऊपर जो पीओके पर हम कब्जा कर सकते थे, हमने ट्रम्प के कहने पर बटन दबा और हमने कहा सीज फायर। क्या सीज फायर? लड़े क्यों थे? और फिर सीज फायर किया तो किस बात के लिए किया? आपको हासिल क्या हुआ? नहीं, पर ये स्ट्रेटेजी तो सेना भी बनाएगी ना। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, सेना को हर चीज में मत लाइए। सेना को तो प्रधानमंत्री जी ने वापस बुला लिया। आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तान 2004 के बाद पूरी दुनिया के अंदर अप्रासंगिक हो गया था, पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा था, आपने कहां खड़ा कर दिया? पाकिस्तान को अपने बराबर में लाकर खड़ा कर दिया।
आज पाकिस्तान के साथ अमेरिका डील कर रहा है, आज पाकिस्तान के साथ हमारे मित्र सऊदी अरब डील कर रहा है, जो हमारा मित्र था वो डील कर रहा है। और डील क्या हो रही है कि पाकिस्तान पर होने वाला हमला या सऊदी अरब पर होने वाला हमला दोनों पर माना जाएगा, कि एक कंट्री पे होता है तो दूसरे पे माना जाएगा। उसके साथ रशिया डील कर रहा है, हमारा दोस्त। उसके साथ ईरान डील करने की बात कर रहा है, जो उनकी पूरी परंपरागत दुश्मनी थी, ईरान उनके साथ डील करने की बात कर रहा है। तो जो बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया था विश्व में, चाइना उसके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन सुनिए साहब, इमरान भाई, एक सेकंड, आज पाकिस्तान को लाकर खड़ा किया आपकी गलत विदेश नीति के अंदर गलत दखलंदाजी ने, हमारी कूटनीति के अंदर आपकी दखलंदाजी ने, जो आपने सिर्फ इसलिए की कि कांग्रेस को आप दोष दे सके, लेकिन वही नीति पर आपको दोबारा अमल करना पड़ा। यूनाइटेड नेशन में जाकर के आपको फिलिस्तीन को सपोर्ट करना पड़ा। इमरान भाई देखिए, आप ये जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि अगर ऐसा हो रहा होता तो पूरी दुनिया भारत का गुणगान तो नहीं करती ना। भारत की जो जगह है वो अब एक अलग मकाम तो मिला है भारत को। अपने मुंह मियां मिट्टू, अपने मुंह मियां मिट्टू। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ अपने मुंह मियां इन मिट्टू? 10 सालों में? क्या अच्छा हुआ? कुछ अच्छा नहीं हुआ? मुझे बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, क्या अच्छा हो रहा है? रोजगार कितना मिल गया? रोजगार कितना मिल गया? किसान को आपने तबाह कर दिया। आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सारा इकोनॉमी तबाह और बर्बादी के कगार पर खड़ी हो गई। आज दुनिया के अंदर हम सबसे ज्यादा कर्जदार मुल्क हैं, सबसे ज्यादा कर्ज दुनिया में प्रति व्यक्ति किसी पे है तो हिंदुस्तान के ऊपर है। आप कैसी बात कर रहे हैं? कहां खड़ा कर दिया देश को ला करके? आज देश को आपने खड़ा कहा, आपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको कंज्यूमर बेस्ड कर दिया। वो कंज्यूमर बेस्ड अर्थव्यवस्था हो गई, उत्पादन बेस्ड रही नहीं। उत्पादन बेस्ड होगी तो आपको नौकरी मिलेंगी। कंज्यूमर बेस्ड के अंदर पूरी दुनिया हमारे यहाँ सामान बेचने आ रही है, हम सामान के खरीदार हो रहे हैं, पैसा हमारे पास आ नहीं रहा है। इतनी जब बातें आप कर रहे हैं कि इन 10 सालों में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी देश की जनता ने चुना है ना। हाँ, प्रधानमंत्री जी को चुना है, जिस तरह चुना है वो नारा लग रहा है ना, वोट चोर गद्दी छोड़, उसे सुन लीजिए। जिस तरह चुना है वो सब समझ रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र को खा गए इन्होंने, देश के संविधान को खाने की तैयारी है। बिहार चुनाव में क्या होने जा रहा है आपको? बिहार चुनाव में क्या होगा? अभी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी चोरी पकड़ लिए हमने कुछ, और आगे चोरी ना कर पाए। अब देखिए क्या होगा, कितना हम लोग कर पाएंगे। नहीं, पर वहाँ राहुल गांधी जी यात्रा करते हैं, उसके बाद जो आपके गठबंधन के साथी हैं वो अलग से रैली करते हैं। क्या जरूरत आन पड़ती है जब दोनों नेता एक साथ हैं? हम लोग नहीं, हम लोग करें तो परेशानी, हम लोग करें तो परेशानी। प्रधानमंत्री जी से अलग अलग उनके तमाम गठबंधन रैलियां कर रहे थे, उनको परेशानी क्यों नहीं है? नहीं, इसलिए वो कर रहे हैं, इसलिए आप भी करोगे? नहीं, हम तो पहले से कर रहे हैं, वो हमें देख कर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे थे। हर राजनीतिक व्यक्ति को अपना काम आज क्या हो गया साहब कि अभी देखिए, मैं आज ही कह रहा हूँ आपको, आज कह रहा हूँ। हाँ। और शायद जब तक आपका ये ऑन एयर होगा तब तक ये हो चुकी होगी बेटा। हाँ। मैं वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत करूंगा सहारनपुर में, और होर्डिंग लगा करके बड़े उसके ऊपर चौराहों पर लगाऊंगा और शुरुआत करूंगा। हाँ। जैसे ही शुरू करूंगा 1 घंटे में पुलिस उखाड़ कर फेंक देगी, मुझे पता है। 1 घंटे में फेंक देगी पुलिस। क्यों? लोकतंत्र में क्या इस बात की इजाजत नहीं है कि आप बता सके हम आपके बारे में कि आप गलत किया, आपने उखाड़ के फेंक देगी, क्योंकि तंत्र उनके पास है। मेरा सीधा सा सवाल आपसे था कि बिहार में क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार के अंदर चुनाव बिल्कुल, मतलब अगर मेरा व्यक्तिगत उसमें समझे तो जो हालात बिहार में, जो नीतीश जी का हाल है, क्योंकि नीतीश बाबू का लास्ट चुनाव है, नीतीश बाबू को ये अभी चुनाव से पहले तो सीएम करेंगे, उसके बाद नीतीश बाबू को आउट कर देंगे। अच्छा, तो नीतीश बाबू के बिना बिहार के अंदर अगर भाजपा सोच रही है तो मुझे नहीं लगता कि कोई वो होगा। और इस बार जो एंटी इनकम्पेंसी पिछले 10 सालों के अंदर, 20 साल लग, पिछले 20 साल से चल रहे हैं, लेकिन ये जो पिछले 5 साल गए हैं, इनके अंदर खास तौर से जो नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, जो बिहार का नौजवान दर दर भटक रहा है, जो प्रधानमंत्री जी पिछली बार वादे कर कर आए थे कि हम चीनी मिल चला देंगे, हम ये कारखाने लगा देंगे, हम ये कारखाने लगा देंगे, वहाँ वो नहीं कर पाए। अब 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खातों में डाल करके ये जो बात की जा रही है, और मैं समझता हूँ कि अभी कोर्ट ने क्या कहा है लालू परिवार के बारे में, आपको मालूम है ना? अभी वो आपके साथ चल रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं आप? मैं कहता रहा हूँ कि लालू परिवार के बारे में क्या है, अभी आज से 15 साल के बाद फिर आप पता नहीं किस किस के लिए कहेंगे कि किसके लिए कोर्ट ने कहा क्या कहा है, उसे छोड़ दीजिए बात को। तो ये इसको क्या धमकी की तरह? नहीं, धमकी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बता रहा हूँ कि ये तो समय के साथ साथ बदलता रहता है, बताते रहते हैं। अब ये
जो पॉलिटिकल लोगों पर मुकदमे लिखे जाते हैं अर्जी फर्जी तरीके से, ये चलते कितने हैं उनका देख लीजिएगा कि कितना चल पाएंगे। अच्छा, मैं वापस यूपी पे लौटता हूँ। पीडीए समाज को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने का काम हम करेंगे, अखिलेश यादव लगातार ये बोलते हैं। हालांकि मायावती जी उस पर कह रही हैं कि ये अवसरवाद की राजनीति है। पीडीए आप इस सब्जेक्ट पर खुलकर बोलते हैं? नहीं नहीं, देखिए मेरा सिर्फ ये है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए। जो भी हो, जो देश का अंदर पैदा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो किसी जाति का हो या किसी धर्म का हो, उसके साथ न्याय होना चाहिए। हाँ। उसके साथ न्याय इस बात के लिए ना रुक जाए कि ये इस जाति में पैदा हुआ, ये इस धर्म में पैदा हुआ। हाँ। तो जाति और धर्म देख करके न्याय करने वाली कभी सरकार बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, अब ये बताइए इमरान भाई कि आप खुद कहें अभी थोड़ी देर पहले कि राहुल गांधी के आप सिपाही हैं, तो क्या लगता है आपको वो जो भारत जोड़ो यात्रा हुई उसके बाद पूरा पर्सपेक्टिव, सोच लोगों की राहुल गांधी के प्रति बदली है? आपको ऐसा लगता है अब मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के रूप में उभर कर आए? राहुल जी मैच्योर्ड थे, लेकिन राहुल जी का वो जो पैदल चल करके जो आम आदमी के साथ कनेक्शन हुआ, उस कनेक्शन ने पूरे मतलब राहुल जी की जो पूरी व्यक्तित्व है उसको ऐसा चमका करके साफ किया कि लोगों के सामने समझ में आया कि यही जननायक है। असल जननायक तो ये है जो सड़क के ऊपर चल करके दर्द को महसूस कर रहा है। नहीं, पर वो जनता को देखने को कैसे मिलेगा, हमें देखने को कैसे मिलेगा? अब बिहार में चुनाव होने जा रहा है, आप ये वोट चोर और इस तरह की तमाम बातें उठा रहे हैं। इलेक्शन में तो आप पार्टिसिपेट हमने गलत उठाई क्या? नहीं, मैं हमने जो राहुल जी ने जो सवाल उठाया, जो कर्नाटक का दिया, राहुल जी ने उनकी वोटर लिस्ट से, जो वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड कराई, उसी वोटर लिस्ट से वो तमाम चीजें ला करके दी। और जब तमाम चीजें हमने सबूत के साथ आपको दे दी, आपके डॉक्यूमेंट्स दे दी है, आप उसको मतलब आप उसको एंडोर्स करने को तैयार ही नहीं हो तो क्या कहेंगे? चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप उसको सुनने को भी तैयार नहीं हो। इलेक्शन कमीशन को आप कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है, हठधर्मी है, इस तरह की बातें इलेक्शन कमीशन को लेकर आप भी खास तौर पर ये बात मैं कह चुका हूं, कई बार कह चुका हूं। देखिए, इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन बायस्ड हो जाए। हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन से, जवाब बीजेपी देती है। अरे भाई, हमने आपके ऊपर थोड़ी इल्जाम लगाया, हमने तो इलेक्शन कमीशन को कहा, तो आप लेकर के मोर्चा खड़े हो जाते हो। यानी आपकी और उसकी साठगांठ चल रही है ना, तो आप साठगांठ से पूरा चुनाव लड़ रहे हो। और एसआईआर का जो मुद्दा आपको लगता है उसको टाइमिंग को लेकर आपके सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, एसआईआर का मुद्दा जहां तक है, अब आप डॉक्यूमेंट के ऊपर एतराज टाइमिंग को लेकर है कि... हाँ बिल्कुल, आपने इतने वोट काट दिए, तो आप मुझे बताइए, ये तो पूरा का पूरा 2024 का चुनाव तो फिर बेकार हो गया ना। नहीं, तो इसका सॉल्यूशन क्या था, समाधान क्या था? नहीं, एसआईआर कराइए, एसआईआर को नहीं कह रहा हूं मैं, आपने एसआईआर का, आपने चुनाव के अंदर जिस तरह से वोट काट दिए और जो डॉक्यूमेंटेशन आप मांग रहे हो, अब आप पूरे देश के अंदर शुरू करने जा रहे हो, तो पूरे देश के अंदर लोगों के वोट काटोगे क्या? तो आप टाइमिंग से इतराज है ना आपको, यानी होना चाहिए ये आप मानते हैं? देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है, हमेशा करता है इलेक्शन कमीशन, ये कोई नई बार नहीं हो रहा है, पहली बार हो रहा हो कोई, हर बार करता है। लेकिन इस बार जिस तरह से आपने बड़े पैमाने के ऊपर वोट काटने का काम किया, उसका और जो डबलिंग आपने करी, हमने तो आपको दिखा दिया कि 4-4 जगहों पर वोट बने हुए हैं, हम नहीं दिखाए ना। कर्नाटका के अंदर हमने दिखाया आपको कि 4-4 जगह बने हुए हैं। लेकिन अगर इन वोटों के अंदर आप एक जाति, धर्म ये देख करके वोट की कटिंग और वोट के जोड़ने का काम करोगे, तो ये फिर उसके ऊपर सवाल खड़े होंगे। अब सीमांचल के अंदर लोग कार्ड लिए फिर रहे हैं और आप वोट नहीं बढ़ा रहे हो, तो फिर तो सवाल खड़े होंगे ना। चलिए, मैं एक एक नेताओं पर सवाल पूछता हूं जो आपकी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आपका क्या ख्याल है? नहीं, असद भाई मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमारी अपनी पॉलिटिक्स है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी, हमारी अपनी आइडियोलॉजी। मैं गांधीवादी और विचारधारा के व्यक्ति हूँ, अम्बेडकर को वादी आदमी हूँ, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। आजम खान साहब के बारे में आपकी क्या राय है? अखिलेश यादव मिलने पहुंचे थे देर से और उन्होंने कहा कि सारे मुकदमे फर्जी हैं, झूठे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो सारे झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए उन पर इतने फर्जी। हाँ, तो फर्जी तो आएंगे, भैंस चोरी करेंगे, मुर्गी चोरी करेंगे, क्या तमाशा बनाया आजम साहब के साथ, बर्बाद कर दिया आजम साहब को। ऐसा मतलब ऐसा राजनीति के अंदर ऐसे इस तरह के मुकदमेबाजी लिख करके आपने पॉलिटिक्स थोड़ी ना करी है। ये कोई पॉलिटिक्स का तकाजा है? अच्छा, अब ये बता दीजिए कि बिहार में चूंकि अब चुनाव आ गए
और तेजस्वी यादव सीएम होंगे, मुकेश सहनी कहते हैं मैं डिप्टी सीएम होऊंगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, सीएम कौन होगा? मैं उस विषय में, चूंकि मैं उसका आप पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी आप नहीं कर तो रहे हैं। पार्टी है तो पार्टी तय करेगी। देखिए मैं जो पार्टी तय करेगी, जो मेरे नेता तय करेंगे, मैं तो उसके पीछे हूँ। तो इमरान भाई देखिए, हमने आपसे राजनीति और आपकी निजी जीवन दोनों के बारे में बात कर ली। आखिर में हम चाहेंगे कि भगवान राम का आपने जिक्र किया था, मैंने तो ये भी सुना है कि हनुमान चालीसा भी आपको थोड़ा सा याद है, तो नहीं, एक दो पंक्तियां हो जाएं। नहीं देख मुझे कुछ नहीं, ऐसा है देखिए, हम लोग जाते हैं ना, तो ज़्यादातर तो गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, तो वो थोड़ा थोड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा जहाँ तक मानना है, देखिए हमें सभी, ना तो मैं गायत्री मंत्र पढ़ने से या गायत्री मंत्र जो भगवत गीता है उसको पढ़ने से मैं मुसलमान से हट जाऊंगा, ये मुमकिन नहीं है। हाँ। मेरे और अल्लाह के बीच किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ। वैधानियत के ऊपर इस्लाम के अंदर सवाल नहीं हो सकता, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पक्का सच्चा मुसलमान हूँ। लेकिन जब कुरान के अंदर कहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुमको तुम्हारा दीन मुबारक, मुझको मेरा दीन मुबारक, मैं दूसरे के धर्म का भी उतना ही सम्मान करता हूँ जितना अपने धर्म का करता हूँ। ये मेरा दीन सिखाता है, ये मेरा कुरान सिखाता है। नफ़रत कुरान के अंदर नहीं है, नफ़रत इस्लाम के अंदर नहीं है। जहाँ हरा पेड़ काटना भी मना किया गया हो, वहाँ इंसान को मारने की बात करना नामुमकिन है। तो मैं उस इस्लाम को मानने वाला हूँ, मैं नफ़रत मानने वाला हूँ। हमने शुरुआत उस नोट से की थी इमरान भाई कि आप कल रात आप कहाँ थे, जी जी, और फिर राजनीति के बारे में हमने आपसे बात की, बिहार का जिक्र किया, यूपी का जिक्र किया, सब जगह का जिक्र कर दिया, राहुल गांधी के बारे में जाना, प्रियंका गांधी जी के बारे में भी बता दीजिए कुछ। अरे प्रियंका जी तो दूसरी इंदिरा गांधी हैं। हमने तो इंदिरा जी को बचपन में देखने का काम किया था, और तो वो तो इंदिरा गांधी का पूरा प्रतिबिंब है, और वो फैसलों में भी वैसी हैं, बहुत सख्त है तो एकदम। बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी जो हैं वो राहुल जी की जगह अगर वो होती तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं नहीं लीडर के नहीं तौर पर। नहीं, अब लीडर हमारे राहुल गांधी हैं, प्रियंका जी के लीडर भी राहुल गांधी हैं, मेरी लीडर प्रियंका गांधी हैं, तो ये नहीं है वो। और दोनों भाई बहन में अटूट मोहब्बत है, ये लोगों की बिला वजह की बातें हैं, अटूट मोहब्बत है। और राहुल गांधी को तो देखिए, राहुल गांधी तो संत हैं, मैं तो उन्हें संत ही कहता हूँ, वो तो संत है। सादा जीवन उच्च विचार, ये है राहुल गांधी, जीवन की अच्छा, सादी। वो अब सर्दियां आने वाली हैं, टी शर्ट के अलावा कुछ और पहनेंगे? नहीं, उन योगी व्यक्ति हैं वो, असल योगी तो वो हैं, योगी हैं वो। ये शक्ति तो जिसमें योग से ही आती है ना, वो तो योगी हैं। अच्छा, अब आखिर में बता दीजिए आप इमरान भाई, बहुत सी बातें हमने आपसे कर ली, और मुस्कुराते आप बहुत अच्छे लगते हैं हमें। पॉजिटिविटी कहाँ से आती है, जो सकारात्मक चीज़ें हैं वो कहाँ से आती है? और उम्मीद है आपको कि भारत जो बुलंदी पे हमेशा जाना जाता था वैसे बुलंदी पे रहेगा, वो पॉजिटिविटी कहाँ से? निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से हमारे देश की आत्मा है पॉजिटिविटी। हाँ। हमारे देश की आत्मा है। हमारे देश के लोग नकारात्मक नहीं हैं। हाँ। ये नकारात्मकता जो भरने वाले लोग हैं चंद लोग हैं, वरना लोग सकारात्मक ही सोचते हैं और सकारात्मक ही बात करते हैं। तो भारत माता की जय बोल दीजिए। भारत माता की जय। मेरी मादरे वतन है भारत माता। अरे मेरी मिट्टी की नहीं जय बोलूंगा तो कहाँ की बाहर की मिट्टी? जय श्री राम भी बोल अरे तो जय श्री राम सब बोलो। एक बात तो सुनिए, जय श्री राम प्रेम का नारा, नारा तकबीर प्रेम का नारा, अल्लाह अकबर प्रेम का नारा, हर हर महादेव प्रेम का नारा। ये नफरत के नारे नहीं है, इनमें नफरत मत ढूंढिए, इनमें मोहब्बत ढूंढिए, मोहब्बत की बात करिए। ना तो जय श्री राम लगाने से इमरान मसूद हिंदू हो जाने का, और ना पंकज भाई आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहने से मुसलमान हो जाने के। इसलिए इसने नफरत की बात मत करिए, मोहब्बत की बात सोचिए, इमरान भाई। मोहब्बत देखिए। इमरान भाई, हर बार की तरह इस बार भी हमें बहुत लुत्फ आया आपसे बात करने का। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।